So the chapter that we are going to study today is nationalism in India. आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, so I just want to know the definition of nationalism. What is the definition of nationalism? नेशनलिज्म मैं बताती हूँ. नेशनलिज्म जो है पर्टिकुलरली एक आइडियोलॉजी होती है जहां पर हमारी लॉयल्टी और डिवोशन किसके प्रति रहेगा? हमारे पर्टिकुलर नेशन के प्रति. इफ वी आर इंडियंस देन हमारी लॉयल्टी और डिवोशन पर्टिकुलरली किसके प्रति रहेगा? इंडिया के प्रति. ओके, सो हिंदी में देशभक्ति की भावना, दैट इज नेशनलिज्म. अब ऐसा हुआ था जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर रूल कर रहे थे, राइट? उन्हें बहुत लंबा समय हो गया था रूल करते हुए, और उस दौरान इंडियंस में जो थे काफी सारे मूवमेंट्स हुए एंड ऑल. बट उससे पहले जब गांधी जी इंडिया में आए, ठीक है, काफी सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो वो मूवमेंट्स हुए क्यों? उसके पीछे जो मेन आइडिया था वो नेशनलिज्म का था, क्योंकि लोगों में धीरे 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 ये वाला आइडिया डेवलप होने लगा था कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें हमारे देश को आजाद कराना है एंड ऑल. तो शुरुआत में ऐसा हुआ कि बहुत सभी के अपने अपने रीजंस थे, ठीक है. हमने देखा था कि बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पर या फिर 1857 के टाइम पर हर एक व्यक्ति अपने पर्टिकुलर रीजन के लिए लड़ रहा था, ठीक है, कि हमें अपने रीजन, फॉर एग्जांपल अगर रानी लक्ष्मीबाई है तो वो चाहती थी कि उनकी झांसी सही से रहे. हाँ, ब्रिटिशर्स वो पूरा ऑक्यूपाई ना कर पाए. अलग अलग रीजन्स में लीडर्स ने अलग अलग सिर्फ अपने कुछ फायदे के लिए भी, बट उस समय उतना नेशनलिज्म का आइडिया स्ट्रॉन्ग नहीं था जो कि अभी 20th सेंचुरी में आके हुआ, ठीक है. तो अब हम नेशनलिज्म इन इंडिया में बेसिकली देखेंगे कि 1914 से लेके 1918 तक बेसिकली पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा था? द मेजर इवेंट दैट इज वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो चल रहा था जिसमें कुछ यूरोप की कंट्रीज शामिल थी. कौन कौन सी? यूरोप या यूरोप? अ फ्यू लाइक जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन एंड ऑल. अब ब्रिटेन का उस समय हमारे ऊपर क्या था? शासन था. दे वर रूलिंग ओवर अस. हम उनकी कॉलोनी थे उस समय, राइट? तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी होगा, ठीक है. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर कैसा रहा? दो टर्म्स में हम इसे देख लेंगे. एक तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहा, दूसरा सोशल इम्पैक्ट रहा, राइट? तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम जब भी देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया के ऊपर क्या क्या होगा, क्योंकि देखो अब वर्ल्ड वॉर हो रहा है तो हमारे यहाँ से जो है सोल्जर्स बहुत ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है. अब जो भी एक्सपेंडिचर है डिफेंस का एंड ऑल, वो खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो खर्चा है. प्राइस हाई हो रहे हैं तो टैक्सेस भी ज्यादा लिया जा रहा है, ठीक है. किसानों से हम टैक्सेस ज्यादा लेंगे, उससे क्या होगा? गवर्नमेंट को पैसा ज्यादा मिलेगा सो दैट वो डिफेंस पे खर्च कर पाएगी. तो इंडिया पे एक तो इम्पैक्ट ये हुआ कि बिकॉज ऑफ द डिफेंस एक्सपेंडिचर इट लेड टू द हायर टैक्सेस. तो टैक्सेस ज्यादा लिए जाने लगे. उसके अलावा फूड की शॉर्टेज हो गई, ठीक है. जब भी कहीं पे वॉर हो रही होती है तो सारे रिसोर्सेस उसी रीजन में चले जाते हैं, और जो मेन रीजन है वहां पे फूड की शॉर्टेज हो जाती है, जो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम पे भी देखा था, है ना. देन कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस. जब इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया था उस टाइम पे, राइट, कस्टम ड्यूटीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ टैक्स, ठीक है. ये सारी चीजें इंक्रीज थी. एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट वाज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑन इंडिया? तो ये आप तैयार कर सकते हो. ऑन द सेकेंड हैंड जो हमारा था सोशल इम्पैक्ट्स भी थे, जैसे कि अब वर्ल्ड वॉर हो रही है, बहुत सारे सोल्जर्स लड़ते लड़ते उनकी जान जा रही है, तो हमारे यहाँ पे क्या था? फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रहा था सोल्जर्स का. सोल्जर्स तो खत्म हो रहा है, लेकिन जो कॉमन पीपल हैं, जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, आप उनको फोर्सफुली कहाँ पे क्या कर रहे हो? मिलिट्री में भेज रहे हो, आर्मी में भर्ती कर रहे हो, रिक्रूट कर रहे हो. तो एक इम्पैक्ट ये भी था सोशली. उसके अलावा उस समय कुछ ऐसी भी सिचुएशन थी कि 1918 और 1919 के टाइम पर हमारे यहाँ पे एपिडेमिक फैला था, हाँ, जिसकी वजह से काफी सारे लोग मर भी रहे थे. सो दीज ऑल वर द इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन इंडिया, राइट. अब वर्ल्ड वॉर 1 कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक, ठीक है. अब इसी बीच क्या हुआ था कि इंडिया की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि हमारे यहाँ के कुछ लीडर्स ने गांधी जी को अप्रोच किया कि आप भारत आइए. किसने अप्रोच किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है. इन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया था कि आप इंडिया आइए. देखिए उस समय गांधी जी ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे, कहां पर? साउथ अफ्रीका में, ठीक है. साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहे थे, और वहां पर भी जो रेसिज्म चल रहा था, मतलब कि
रेसिज्म ये होता है कि आप कलर के बेस पर बायस्ड करते हो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो वहां पे वो उस समय लड़ रहे थे और काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन था, बिकॉज ही वाज अ लॉयर, ही वाज प्रैक्टिसिंग देयर, ठीक है। तो जब यहाँ से कुछ लीडर्स ने उनको अप्रोच किया तो गांधी जी इंडिया में आए। कब आए? 1915 में। तो 1915 में गांधी जी इंडिया में आए वापस से, और फिर उसके बाद 1916 के टाइम पे क्या हुआ था कि गांधी जी को चंपारण बिहार से कुछ लोग मिलने आए थे, क्योंकि बाय देन ही वाज ऑलरेडी फेमस इन इंडिया। ऑल ऑफ द पीपल ऑलरेडी नो कि हाँ उन्होंने क्या क्या चीजें करी हैं और इनकी जो स्ट्रेटजीज है वो हमारे लिए काफी हद तक फायदेमंद होंगी। में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि ऑलरेडी वहां पर जो इंडिगो प्लांटर्स हैं, ठीक है, उनके साथ क्या हो रहा था, व्हाट वर द प्रॉब्लम दे वर फेसिंग विद ब्रिटिशर्स, और उन्हें बहुत हाई टैक्सेस देने को मजबूर किया जा रहा था, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे गए, वहां पर प्लांटर्स की जो प्रॉब्लम थी वो समझी, और वो जाके बहुत टाइम के बाद ऐसा कोई व्यक्ति था जिसने बिना किसी वायलेंस के और सिर्फ बात करके ब्रिटिश गवर्नमेंट से उनकी प्रॉब्लम को सुलझा दिया था। तो चंपारण में जो उन्होंने सत्याग्रह किया था वो उनका सक्सेसफुल रहा था, और जो वहां के पीजेंट्स थे वो बहुत खुश थे गांधी जी से। नाउ वन मोर थिंग, जो सत्याग्रह है उसका मतलब क्या है और ये किस वर्ड से डेराइव हुआ है? सत्याग्रह इज एक्चुअली डेराइव फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड दैट इज सत्य, मीन्स ट्रुथ, एंड आग्रह मतलब किसी को इंसिस्ट करना, मनाना, ठीक है। सत्याग्रह मतलब किसी को इंसिस्ट करना बहुत पोलाइटली। तो गांधी जी का तरीका भी यही था कि हम कोई वायलेंट बिहेवियर अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम सत्याग्रह के थ्रू ट्रुथ के साथ, नॉन वायलेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। देन यहीं पर गांधी जी रुके नहीं थे। जब वो भारत में आए थे 1915 में, पहला उनका मूवमेंट कौन सा था सत्याग्रह? 1916 का चंपारण। उसके बाद उन्होंने 1917 का चंपारण था, राइट। 1916 में उनसे कुछ लोग मिलने आए थे जो उन्हें चंपारण अपने साथ लेकर गए, वो वहां पे उन्होंने विजिट किया। देन 1917 में फाइनली गांधी जी ने चंपारण में मूवमेंट किया, ओके। देन उसके बाद में नेक्स्ट ईयर ही 1918 में ऐसे ही कुछ केसेस देखने को मिले गुजरात में। गुजरात के दो जगह थी, पहले तो खेड़ा, दूसरा अहमदाबाद, ठीक है। तो खेड़ा में क्या प्रॉब्लम थी और अहमदाबाद में क्या थी? खेड़ा में जो था वो, जस्ट अ मिनट, इट इज रिटन, खेड़ा में पीजेंट्स के साथ ही प्रॉब्लम थी। वो जो शुरू के दो सत्याग्रह थे दोनों किससे रिलेटेड थे? पीजेंट से थे, कि वहां पर भी वो जो हाई रेवेन्यू पे करने में असक्षम थे ब्रिटिशर्स को। खेड़ा के जो पीजेंट्स थे गुजरात में वो, तो गांधी जी वहां पे गए, उन्होंने वहां भी इसी तरह से बहुत पोलाइटली इंसिस्ट करके ब्रिटिशर्स के सामने अपनी बात रखी, एंड दैट सत्याग्रह वाज आल्सो सक्सेसफुली प्रैक्टिस्ड इन खेड़ा, ठीक है। अब अहमदाबाद में क्या पीजेंट से रिलेटेड था सत्याग्रह? नहीं। किससे रिलेटेड था? वर्कर्स से, मिल वर्कर्स से रिलेटेड था। मिल वर्कर्स वहां की वर्किंग, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, एक फैक्ट्री थी, उसके कुछ वर्कर्स थे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, ओके। प्राइजेस तो बढ़ गए थे पर उनके जो वेजेस थे वो नहीं बढ़ पा रहे थे। अब वो जबकि नहीं बढ़ पा रहे थे, दिस इज वाई गांधी जी वहां पर गए, ठीक है। वहां पर भी सेम चीज है, दे एग्जीक्यूटेड दैट सत्याग्रह। ये तीनों उनके सत्याग्रह सक्सेसफुल रहे थे, ओके। इन चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद। खेड़ा एंड अहमदाबाद सिचुएटेड इन गुजरात, एंड चंपारण इन। गांधी जी कब, किस ईयर में रिटर्न हुए थे? 1915 में हुए थे, राइट। अब ये सारी चीजें थी, इसी दौरान ब्रिटिशर्स ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे, है ना। तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे ऊपर जो इंडियंस की पावर है बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पर एक एक्ट लेकर आए, वो कौन सा एक्ट था? रॉलेट एक्ट। कौन सा? रॉलेट एक्ट 1919। इसे एक और नाम से जाना जाता है, क्या? इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक एक्ट, ठीक है, काला कानून बोला जाता है। पर क्यों, इसमें ऐसा क्या था? नहीं, let me tell you। तो रॉलेट एक्ट जो 1919 का है, जिसे ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है, उसमें ये था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी पावर और ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। अब वो क्या कर सकते थे, अगर उन्हें कहीं भी लग रहा है कि इंडियंस या पीजेंट्स या कोई भी क्लास प्रोटेस्ट कर रही है,
ठीक है, वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, देन वो अब डायरेक्टली उन्हें अरेस्ट कर सकती थी। अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी रीजन बताए, और उनका ट्रायल भी नहीं होगा, डायरेक्टली फॉर 2 years। ठीक है, तो ये जो एक्ट था कि हम आपके फंडामेंटल राइट्स को भी सीज कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, इस एक्ट ने क्या किया था, कर्ब्ड द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट्स जैसे राइट टू एक्सप्रेशन, अगर सरकार कोई सही काम नहीं कर रही है और आप उसे आगे आके बोल रहे हो, उसके खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से स्ट्राइक कर रहे हो, दिस इज योर राइट, आप ऐसा कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम ये किस एक्ट ने कर्ब्ड कर दिया था या रोक लिया था? रॉलेट एक्ट ने 1919 के। अब इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है। एंड जो इंडियंस थे, ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर रॉलेट एक्ट को क्या किया था, अपोज भी किया था। क्योंकि क्या रीजंस थे अपोज करने के? फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज इट कर्ब्ड द फंडामेंटल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज ऑफ द पीपल, दैट इज द सेम थिंग। सेकेंड, now Britishers got more power and they can arrest anybody or the protesters without any reason and without any trial for 2 years. Okay, so 2 years उन्हें प्रिजन में रहना पड़ता, जेल में रहना पड़ता, जो कि हुआ भी काफी सारे लीडर्स के साथ में। अब जब रॉलेट एक्ट आया तो गांधी जी और पूरे देश में ये चीज पता चली थी। देन गांधी जी ने एक रॉलेट एक्ट सत्याग्रह निकाला, सत्याग्रह हुआ। ठीक है, मतलब इसमें फिर यही हुआ था कि हम ब्रिटिशर्स को थोड़ा अपोज करने लगे थे, और हुआ ये कि अब रॉलेट एक्ट के विरोध में काफी सारे लोग इकट्ठे होने लगे। ठीक है, वहां पे कम्युनिकेशन का इतना बेटर कोई माध्यम तो था नहीं, तो कम्युनिकेशन का बेटर माध्यम नहीं था, तो लोग आपस में मिलते थे, फिर बातचीत करते थे, इसके थ्रू वो अपनी स्ट्रेटेजीज को आगे कैरी ऑन कर पाते थे। तो वहीं पर उस समय 1919 में काफी सारे लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग, जो कि कहाँ पर है, पंजाब में, राइट, पंजाब अमृतसर, वहां पर इकट्ठे हुए थे। वैसाखी का क्या था, फेस्टिवल था। ठीक है, वो लोग वैसाखी मनाने इकट्ठे हुए थे वहां, दे वर टुगेदर, राइट। एंड और कुछ लोग थे जो प्रोटेस्ट के लिए भी थे। प्रोटेस्ट किस चीज का? रॉलेट एक्ट का। तो ये चीज चल रही थी। अब उस समय ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया था इंडिया पे। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ मतलब कि अब पुलिस को रिप्लेस कर लेगी मिलिट्री। ठीक है, अब मिलिट्री का वो रूल हो जाएगा कुछ टाइम के लिए ही सही, टेम्परेरीली। एंड ऐसा होगा कि अभी तक आप लोग इकट्ठे हो रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्ट्राइक्स कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन आप 2 से ज्यादा लोग मिल नहीं सकते और इकट्ठे नहीं हो सकते। और ये मार्शल लॉ ऐसे उन लोगों ने इम्पोज करा था कि ज्यादा किसी को इस चीज के बारे में पता भी नहीं चला था। ठीक है, तो जब इंडियंस को पता ही नहीं है कि मार्शल लॉ लग चुका है, ज्यादा किसी को नॉलेज है नहीं, और वो इकट्ठे हो रहे हैं वैसाखी के लिए या फिर जलियांवाला बाग में, तो फिर इसके अंतर्गत देयर वाज एन ब्रिटिश ऑफिशियल जनरल डायर। तो जनरल डायर ने क्या किया था, अंडर मार्शल लॉ उन्होंने क्या कहा था कि जलियांवाले बाग में जितने भी लोग हैं, आर्मी को ऑर्डर दिया कि आप उन पे ओपन फायर करिए। ठीक है, वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने भागने की भी कोशिश करी, पर वहां पर ऑलरेडी गेट्स वर क्लोज, तो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। देयर वाज आल्सो अ वेल, जिस वेल में भी काफी लोगों ने बचने की कोशिश करी। ठीक है, बट वो उसके अंदर गिरे और सभी मारे गए अल्टीमेटली। सो जलियांवाला बाग जिस डेट को हुआ था, वो डेट 13 अप्रैल 1919। क्यों हुआ था? Because of the protest against the Rowlatt Act. क्योंकि लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए थे। दे वर टुगेदर इन जलियांवाला बाग इन अमृतसर पंजाब, और वहां पर जनरल डायर ने ऑर्डर किया था किस लॉ के अंडर, मार्शल लॉ के अंडर। किस चीज के लिए? कि आप ओपन फायर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 2 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं साथ में। ओके, देन इसके बाद हुआ ये कि वहां पर जब गांधी जी को ये सारी सिचुएशन के बारे में पता चला, वो भी इससे पहले जा रहे थे प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन उन्हें रास्ते में अरेस्ट कर लिया गया, और भी काफी सारे लोग थे जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया जो प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली, जो लीडर्स थे जो लीड कर रहे थे प्रोटेस्ट को। और इन सभी को अरेस्ट करके जो ब्रिटिशर्स थे वो लोगों को डराना चाहते थे, टेरराइज करना चाहते थे कि आपके लीडर्स भी हमारे जेल में है, तो अब आप रोक दीजिए। तो वहीं से गांधी जी ने जो है वो सभी लोगों के हित के लिए या उनके बेनिफिट के लिए कि अब ज्यादा कोई ना मारा जाए, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह उनका जो चल रहा था उसे कॉल्ड ऑफ कर दिया, वापस ले लिया और वहीं पर
खत्म कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि इससे कुछ नहीं होगा, हमें और ज्यादा बड़े लेवल पर पूरे नेशन वाइड एक बड़ा सत्याग्रह करना होगा, जिससे कि जब जाके हम ब्रिटिशर्स को क्या कर सकते हैं, अपनी डिमांड्स मनवा सकते हैं। ठीक है, हम उन्हें और ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी बातों को मनवा सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ ऐसा हो सकता है कि जल्द से जल्द हमें लिबर्टी मिल जाए, हमें फ्रीडम मिल जाए। स्वराज टर्म है जो आपने बहुत बार सुना होगा, क्या होता है? स्वराज मतलब जब हमारा खुद का शासन हो। इफ वी आर इंडियंस, तो हमारे भारत में, हमारे देश में हमारा खुद का शासन होना चाहिए, हमारी खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए जो हमने खुद से चुनी हो, खुद से वोट डेमोक्रेसी के थ्रू वोट डाल के अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना हो। तो हमें अब स्वराज चाहिए था, हमें ब्रिटिशर्स का रूल नहीं चाहिए था। दिस इज हाउ। आगे और भी काफी सारे मूवमेंट्स हैं